निर्भया कांड ऐसा पहला केस नहीं था जहां बलात्कार और हत्या के दोषियों को फांसी की सजा दी गई, बल्कि इससे कुछ साल पहले भी एक ऐसी ही भयावह घटना को अंजाम दिया गया था और इसके भी दोषी को फांसी की सजा मिली थी। मरते वक्त मरने वाले शख्स के आखिरी शब्द थे, आमी निर्दोष, यानी मैं बेगुनाह हूं। फांसी की सजा के बाद लोगों ने भी तथ्यों को परखने के बाद कहना शुरू कर दिया कि फांसी पर चढ़ने वाला व्यक्ति असल में निर्दोष था। तो क्या वास्तव में देश की अदालतों से तथ्यों को परखने में गलती हुई और एक निर्दोष व्यक्ति को फांसी पर चढ़ा दिया गया? आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं सब कुछ एक सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में। ये अपने आप में अजीब केस था, जहां पहले तो आरोपी को फांसी पर चढ़ाने के लिए लोगों ने प्रदर्शन किया और फिर बाद में फांसी के फंदे पर झूल चुके व्यक्ति को इंसाफ दिलाने के लिए रैलियां निकली। दोस्तों, हम कोलकाता के मशहूर धनंजय चटर्जी हेतल पारेख केस की बात कर रहे हैं। इस केस का सबसे अहम किरदार है धनंजय चटर्जी। धनंजय चटर्जी का जन्म 14 अगस्त 1965 को पश्चिम बंगाल के कुलूदिही में हुआ था। धनंजय 1986 से 87 के आसपास नौकरी की तलाश में कोलकाता आकर MS सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टिगेटिंग ब्यूरो नाम की एक कंपनी तक पहुंचता है। इस कंपनी में धनंजय को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल जाती है और उसकी पोस्टिंग साउथ कोलकाता के भवानीपुर में स्थित आनंद अपार्टमेंट में होती है। यहाँ धनंजय चटर्जी की शिफ्ट सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक थी। इसी आनंद अपार्टमेंट के 3rd फ्लोर पर नागरदास पारेख का परिवार भी रहता था। नागरदास पारेख मूल रूप से गुजरात के रहने वाले थे, मगर काम के सिलसिले में ये कोलकाता आ जाते हैं और यहीं मेहनत करते हुए अपनी सोने चांदी की दुकान बना लेते हैं। बिजनेस चमक जाता है और फिर ये पूरे परिवार के साथ कोलकाता में ही रहने लगते हैं। नागरदास पारेख के परिवार में इनके अलावा उनकी पत्नी यशोमती पारेख, इनकी एक बेटी हेतल पारेख और बेटा भावेश पारेख था। 1990 में बेटी हेतल पारेख वेलेंड गोल्ड स्मिथ स्कूल में 10th क्लास की स्टूडेंट थी। 2 मार्च 1990 को हेतल अपनी मां यशोमती से कहती है कि जब वो स्कूल से वापस आ रही थी तो धनंजय ने उससे कुछ ऐसी बातें कहीं जो उसे अच्छी नहीं लगी। इससे पहले भी कई बार हेतल ने अपनी मां से धनंजय की टीजिंग के बारे में शिकायत की थी। हेतल अपनी मां को यह भी बताती है कि धनंजय ने उसे साथ में फिल्म देखने जाने के लिए भी कहा है। यशोमती अपनी बेटी की शिकायत के बारे में अपने पति नागरदास को बताती हैं और फिर नागरदास 4 मार्च 1990 को धनंजय चटर्जी के खिलाफ एक लिखित शिकायत उस कंपनी को देते हैं जिसके जरिए धनंजय चटर्जी को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली थी। धनंजय चटर्जी के इस बिहेवियर की जानकारी अपार्टमेंट सोसाइटी को भी दी जाती है और फिर अपार्टमेंट सोसाइटी की ओर से कंपनी को गार्ड बदलने को कहा जाता है। सोसाइटी वालों की रिक्वेस्ट पर धनंजय का ट्रांसफर आनंद अपार्टमेंट के पास के ही पारस अपार्टमेंट में कर दिया जाता है और आनंद अपार्टमेंट में धनंजय चटर्जी की जगह विजय थापा नाम के एक व्यक्ति को रखा जाता है। धनंजय चटर्जी को आदेश दिया जाता है कि 5 मार्च 1990 से वो पारस अपार्टमेंट में नौकरी करेगा, मगर ऑर्डर को मानने की बजाय अपने रूटीन के मुताबिक 5 मार्च 1990 को भी धनंजय चटर्जी सुबह 6 बजे ही ड्यूटी पर आ जाता है और दिन के 2 बजे तक ड्यूटी खत्म करके चला जाता है। इधर जिस नए गार्ड की नौकरी आनंद अपार्टमेंट में लगी थी वो भी ड्यूटी पर नहीं आता है। तारीख याद रखिए, 5 मार्च 1990। इधर धनंजय चटर्जी रोज की तरह अपनी ड्यूटी कर रहा था। उधर पारेख परिवार भी रूटीन के मुताबिक अपनी दिनचर्या में लगा हुआ था। रोज की तरह सुबह सुबह नागरदास अपनी दुकान के लिए निकल जाते हैं जबकि बेटा कॉलेज चला जाता है। हेतल पारेख का उस दिन एग्जाम था, इसलिए वो भी तय समय पर एग्जाम देने निकल जाती है। 1 बजे के आसपास एग्जाम खत्म होने के बाद हेतल स्कूल से वापस आ जाती हैं। अब घर में हेतल और उसकी मां यशोमती थी। यशोमती पारेख रोजाना 5 से 5:30 बजे के बीच शाम में पास के ही लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा करने जाया करती थी। रोज की तरह 5 मार्च 1990 को भी लगभग 5:20 पर यशोमती पूजा करने के लिए मंदिर की तरफ निकल जाती हैं। अब घर में सिर्फ हेतल अकेली बची थी। जैसे ही यशोमती मंदिर के लिए निकलती हैं, उसके कुछ ही मिनट बाद धनंजय चटर्जी आनंद अपार्टमेंट में आता है और उस समय ड्यूटी कर रहे नाइट गार्ड दशरथ मुर्मू से कहता है कि उसे बिल्डिंग के 3rd फ्लोर के अपार्टमेंट नंबर 3A में जाना है। इसी फ्लैट में पारेख परिवार रहता है। फ्लैट में जाने की वजह पूछने पर धनंजय चटर्जी गार्ड को कहता है कि दरअसल मुझे आज से ही पारस अपार्टमेंट में नौकरी ज्वाइन करनी थी, मगर मैं कुछ निजी कारणों से वहां ज्वाइन करने की बजाय आनंद अपार्टमेंट में ही ड्यूटी करता रह गया। इसी बात की जानकारी फोन से मुझे ऑफिस में देनी है। धनंजय 5:20 के आसपास फ्लैट के अंदर गया था और अब समय हो रहा था 5:45। 5:45 के आसपास प्रताप चंद्र पाल नाम का एक व्यक्ति आनंद अपार्टमेंट में आता है। प्रताप चंद्र पाल उसी कंपनी में सुपरवाइजर के तौर पर काम करता था जिसमें धनंजय सिक्योरिटी गार्ड था। प्रताप चंद्र पाल ड्यूटी पर तैनात गार्ड दशरथ मुर्मू से पूछता है कि आज सुबह नया गार्ड विजय थापा ड्यूटी पर आया था या नहीं। इस पर गार्ड कहता है कि आज विजय तो ड्यूटी पर नहीं आया, बल्कि सुबह 6 बजे से 2 बजे तक धनंजय चटर्जी ने ही ड्यूटी की है। इतना ही नहीं, इस समय भी धनंजय इसी अपार्टमेंट के 3rd फ्लोर पर ऑफिस में ही फोन करने गया है। इतना सुनते ही सुपरवाइजर गार्ड से कहता है कि अभी धनंजय को नीचे बुलाओ। इस पर गार्ड नीचे से धनंजय को आवाज लगाता है। मामले में आगे दिए गए गार्ड के बयान के अनुसार जब नीचे खड़ा गार्ड धनंजय को आवाज लगाता है तो वो फ्लैट नंबर 3A की बालकनी से नीचे की तरफ देखता है। इस पर गार्ड धनंजय से कहता है कि जल्दी से नीचे आओ, सुपरवाइजर तुमसे मिलने आया है। इस पर धनंजय कहता है कि मैं बस अभी आता हूं। फिर कुछ ही पल के अंदर धनंजय लिफ्ट के सहारे नीचे आ जाता है और फिर वो सुपरवाइजर से बात करने लगता है। अगले दिन से नई जगह ज्वाइन करने की हिदायत देने के बाद सुपरवाइजर वहां से निकल जाता है
और धनंजय भी अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। अब शाम के 6:05 हो चुके थे। यशोमती मंदिर में पूजा करके वापस आनंद अपार्टमेंट में आती हैं और अपने फ्लैट तक जाने के लिए लिफ्ट के पास आती हैं। यहां पर यशोमती से लिफ्ट ऑपरेटर रामधन यादव कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले ही धनंजय आपके अपार्टमेंट में गया था। इतना सुनते ही यशोमती घबरा जाती हैं, क्योंकि पिछले दिनों ही धनंजय के खिलाफ उनकी बेटी हेतल ने शिकायत की थी और उसी की शिकायत के बाद धनंजय का ट्रांसफर दूसरे अपार्टमेंट में कर दिया गया था। घबराहट में यशोमती अपने फ्लैट तक आती हैं और बेल बजाती हैं। यशोमती लगातार बेल बजाती हैं, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता है। इसके बाद वो दरवाजा नॉक करती हैं, मगर फिर भी कोई दरवाजा नहीं खोलता है। जब वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती हैं तो पता चलता है कि दरवाजा अंदर से लॉक्ड है। जवाब ना मिलने पर यशोमती अपार्टमेंट का इमरजेंसी अलार्म बजा देती हैं। इस कारण दूसरे फ्लैट में रहने वाले लोग हड़बड़ाकर बाहर निकलते हैं और यशोमती की फ्लैट की तरफ भागते हैं। ये लोग भी दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, मगर जब दरवाजा नहीं खुलता है तो अगले ही पल दरवाजे को धक्के मारकर तोड़ दिया जाता है। दरवाजा टूटते ही घर के अंदर सबसे पहले यशोमती जाती हैं। उसके पीछे कुछ पड़ोसी भी घर के अंदर दाखिल होते हैं। घर में जाते ही देखते हैं कि हेतल का कमरा खुला हुआ है। ये सभी हेतल के कमरे की तरफ भागते हैं। यहाँ का नजारा देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हेतल लगभग नंगी अवस्था में खून से लथपथ फर्श पर पड़ी हुई थी। उसके पूरे शरीर पर घाव के निशान थे। उसके चेहरे, हाथ और निची अंग पर भी खून के धब्बे थे। हेतल का कपड़ा भी खून से सना हुआ था। कमरे के अंदर का पूरा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। कमरे में मौजूद लोग हेतल को आवाज देते हैं और उसे जगाने की कोशिश करते हैं, मगर हेतल बेसुध पड़ी हुई थी। हेतल की इस हालत को देखते हुए उसकी मां उसे लगभग घसीटते हुए कमरे से बाहर लेकर आती है और फिर बाकी लोगों की मदद से उसे लिफ्ट में लेकर नीचे आती है। अब तक कुछ पड़ोसियों ने पास में ही रहने वाले एक डॉक्टर को भी बुला लिया था। लिफ्ट में ही डॉक्टर हेतल का परीक्षण करते हैं और उसे मृत घोषित कर देते हैं। इसके बाद फिर से कुछ लोग हेतल को कमरे में लाकर रख देते हैं और उसके शरीर पर खून से पूरी तरह भीगा हुआ चादर ही डाल दिया जाता है। इस भीड़ में से कुछ लोग हेतल के भाई भावेश को इस घटना की जानकारी देते हैं और वो लगभग 7 बजे घर पर पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद इस बात की जानकारी हेतल के पिता को भी दे दी जाती है और वो 8:30 बजे घर पहुंच जाते हैं। हैरत की बात थी कि हेतल की मौत की पुष्टि लगभग 6:30 बजे के आसपास हो गई थी। इसके बाद भाई और पिता भी बाहर से घर में आ चुके थे, मगर अब तक किसी ने पुलिस को जानकारी नहीं दी थी। जब हेतल के पिता वापस घर आ जाते हैं तब रात के लगभग 9:15 बजे फोन के जरिए भवानीपुर पुलिस स्टेशन को घटना की जानकारी दी जाती है। घटना की जानकारी मिलते ही सब इंस्पेक्टर गुरुपड़ा सोम कुछ और पुलिस वालों के साथ घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। यहाँ हेतल की मां के बयान के आधार पर FIR दर्ज की जाती है।